अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो कल हमने फ़ोर्स की बात की थी और इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फोर्स की बात की थी, लेकिन अब हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लेकिन जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो हैं, उससे पहले हमें एक और टॉपिक की बात करनी पड़ेगी जिससे हमें न्यूटन्स जो खासकर फर्स्ट लॉ जो है उनका, तो वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो न्यूटन से पहले कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोशन के हवाले से बात की। ठीक है, उन साइंटिस्ट्स में से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद वहाँ से कुछ कंक्लूजन्स निकाले। वहाँ से क्या उन्हें समझ में आया तो वो उन्होंने फिर मेंशन किया। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखी है इस स्लाइड के, वो है गैलीलियो वाज कंसर्न्ड अबाउट हाउ थिंग्स मूव रादर देन व्हाई थिंग्स मूव। गैलीलियो का जो सबसे ज़्यादा कंसर्न था वो था कि चीज़ें जो होती हैं वो कैसे चलती हैं, इसके बरक्स वो ये ढूंढते कि क्यों चलती हैं, ये कैसे मूव करती है, बल्कि इसके बरक्स क्यों मूव करती हैं। ठीक है, तो ये एक उनका एक यहाँ पे हाईलाइट जो मैं करना चाहूँगा यहाँ पे। तो इसके बाद अब हम गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट पे आएंगे। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या था, देखिए मैंने यहाँ पर, ये आपको लग रहा होगा कि ये दो राइट ट्रायंगल्स हैं, है ना। ये राइट ट्रायंगल्स जो है, अगर इनमें से हम सिर्फ एक की बात करें, हालांकि ये दो हैं यहाँ पर, सपोज़ मैं यहाँ पर इस वाले की बात करूँगा, ये जो यहाँ पर है, ठीक है, ये है लेफ़्ट वन एंड दिस वन इज़ द राइट वन, दिस इज़ लेफ़्ट। ठीक है, ये लेफ़्ट वन जो है ये दो एक्चुअली इनक्लाइनेड प्लेन्स हैं। ठीक है, ये भी एक लेफ़्ट वाली भी एक इनक्लाइनेड प्लेन है और राइट वाली भी एक इनक्लाइनेड प्लेन है। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि इनक्लाइनेड प्लेन जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका बहुत ज़्यादा काम होता है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो लॉग्स ऑफ वुड्स जो हम ट्रैक्टर में भरते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम वो कुछ मोटे से वो डंडे जो होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर उन्हीं पर रोल करके हम उनको किसी गाड़ी में भरते हैं। आपने देखा ही होगा वो ट्रक्स में जिस तरह से ये फॉरेस्ट वाले जो होते हैं वो उनको लॉग्स ऑफ वुड्स, यानी जो वो होते हैं, कश्मीरी में हम उनको क्या बोलते हैं, जिस तरह से हम उनको कश्मीरी में बोलते हैं गेल। हाँ, जब हम इस गेल बरान गाड़ी मज तम वक्त तल लाग तथ तुम डंड, तो आप समझो कि वो एक इनक्लाइनेड प्लेन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलो छोड़ो वो, तो हम फिलहाल यहाँ पर बात करेंगे कि इनक्लाइनेड प्लेन्स जो होते हैं ये ऐसे ही होती है। समझो आप एक राइट ट्रायंगल है, इसका जो एक एंगल होता है ये 90 डिग्री के बराबर होता है, ये वाला एंगल है ना। राइट ट्रायंगल जो आपको पता है क्या होता है, उनका राइट ट्रायंगल्स है ये और इनका एक जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो गैलीलियो ने इन्हीं का यूज़ किया कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे आगे बढ़ाया, उसके बाद क्या क्या किया उन्होंने, वो हम इसमें देखेंगे। तो उन्होंने बोला कि when an object rolls down an inclined plane, its velocity increases due to unbalanced force of helping gravity। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं अपने पहले स्लाइड पे आता हूँ, दूसरी स्लाइड पे, कि उन्होंने यहाँ पे बोला कि जब हम यहाँ पर इन दो इंक्लाइनेड प्लेन्स को ऐसे रखेंगे जैसे यहाँ पर रखा गया है इसमें, हाँ यहाँ पर ये लेफ़्ट वाला जो है और ये है राइट वाला। ठीक है, जब हम इनको ऐसे रखेंगे और इसके बाद फिर हम एक मार्बल लाएंगे, ठीक है, कशीर पच वन तथ बांट या एक बॉल लाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लेफ़्ट वाले इस इनक्लाइनेड प्लेन के टॉप पे रखेंगे, जिस तरह से यहाँ पर मैंने इसको एनसर्कल किया। उसके बाद फिर जब हम इसको यहाँ से रिलीज़ करेंगे, यहाँ से छोड़ेंगे इसको, ये क्या करता है, ये इसके बाद यहाँ तक पहुँचता है और इसके बाद फिर जब ये यहाँ की ओर बढ़ता है, ठीक है, गैलीलियो का मानना है
कि जब हम किसी चीज़ को यहाँ से छोड़ते हैं, ठीक है, उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, इस वाले इनक्लाइंड प्लेन पे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये दोनों इनक्लाइंड प्लेन्स सेम हैं, ठीक है। जब हम इनका जिक्र यहाँ पे करेंगे, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ये एंगल्स बनाते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इन दो एंगल्स को इनको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। ये एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, किसके बराबर, थीटा के बराबर, इसको हम थीटा बोलते हैं। इसी तरह से ये भी एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इसका भी मेजर है, सपोज हम रखते हैं इसका थीटा, ठीक है। यानी दोनों, अगर ये वाला जो है 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा, ये 50 है तो ये वाला 50 होगा। इसका मतलब है कि दोनों एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम है। तो उन्होंने ये बोला कि जब हम एक मार्बल को यहाँ से रिलीज़ करते हैं तो वो यहाँ से आके अपने यहाँ तक पहुँचने के बाद वो क्या करता है, उसमें इतनी जो वेलोसिटी होती है, इतनी वेलोसिटी गेन करता है कि वो आराम से इस वाले इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पे पहुँचता है। तो लेकिन उनका मानना है कि इन दोनों की, यानी ये मार्बल की ये वाली हाइट और ये वाली हाइट ये सेम होती है, ठीक है। लेकिन याद रखो आप, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि सबसे पहली कंडीशन जो यहाँ पर है वो ये है कि ये आइडियल कंडीशंस हैं, इनको हम कहते हैं आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन। यानी ये जो प्लेन उन्होंने जिस प्लेन की बात की थी, यानी वो प्लेन है जिसमें जो फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस मीन्स यानी कि फ्रिक्शन आपने पढ़ा होगा वैसे इससे पहले भी, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूँ। फ्रिक्शन मीन्स यानी एक वो फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब वो चल रहा होता है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप करता है। इसका मतलब है कि वो उसके पीछे कोई ऐसा फोर्स होता है, उसके अपोजिट में कोई फोर्स ऐसा होता है जो उसको रोकने पर मजबूर करता है। सपोज आप एक प्लेन सरफेस पे किसी बॉल को छोड़ देते हो, ठीक है, वो थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करने के बाद, हालांकि वो कितनी भी प्लेन ही क्यों ना हो वो, लेकिन वो फाइनली स्टॉप करती है। लेकिन बेसिकली वो स्टॉप कौन करवाता है उसे, वो उसको वही जिसको हम कहते हैं वो फोर्स, जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। यानी वो अपोज करता है किसी चीज़ की मूवमेंट को, है ना। सपोज यहाँ पर एक बॉल है, इसको यहाँ की तरफ जाना है, जब ये बॉल आगे आगे बढ़ती है तो यहाँ से एक फोर्स आता है जो इसको रोकता है, रोकने पे मजबूर करता है, जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो यही उन्होंने बोला कि जब हम ऐसी कंडीशंस ले लेते हैं जो आइडियल फ्रिक्शनलेस हों, जहाँ पर फ्रिक्शन ना मतलब क्या, जहाँ पर फ्रिक्शन टोटली फ्रिक्शन ना हो, हालांकि ये कंडीशन ऐसे हम देखते हैं ये ऐसी पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जब हम इस मार्बल को यहाँ से छोड़ेंगे, इसकी जो लेवल है, इसकी जो हाइट है, ये इस वाले इंक्लाइंड प्लेन की हाइट पे सेम आ जाता है। तो उन्होंने यही बोला जो मैंने आपको यहाँ पे बोला था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ हेल्पिंग ग्रेविटी। यानी कि जब यहाँ की और ये चीज़ आ जाती है, ठीक है, तो पहले मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। देखिए अब ये बोल रहे हैं कि जब हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, ठीक, यहाँ से हमने इसको छोड़ा तो इसको क्या हुआ, ये जब यहाँ की तरफ आ गया, इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ हेल्पिंग ग्रेविटी। यानी जब ये नीचे की तरफ आता है, ज़मीन की तरफ, यानी ज़मीन की ओर आ रहा है, तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, इसकी एक्सेलरेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट क्लाइम्स अप एन इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी डिक्रीज ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अपोजिंग ग्रेविटी। और इसके बाद फिर से जब यहाँ पर पहुँचता है, उसके बाद फिर जो वेलोसिटी है इसकी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन क्या हो जाता है इसको, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पर इसने जो वेलोसिटी गेन की होती है वो इसमें यूज़ होती है, और वो फाइनली अपनी हाइट जो होता है ये मार्बल ये एग्जैक्टली अटेन करता है। लेकिन आप इस कंडीशन को याद रखना कि वो आइडियल फ्रिक्शनलेस कंडीशंस हैं। और इसके बाद फिर उन्होंने एक और चीज़ इसके बाद बताई, वो ये है कि यहाँ पर एक और, हाँ, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ द एंगल्स ऑफ इंक्लिनेशन वर केप्ट सेम एंड मार्बल कवर्ड सेम डिस्टेंस एंड हाइट। यानी दोनों कंडीशंस में, ये पहली वाली कंडीशन में
जब हमने इसको यहाँ से छोड़ा तो ये एग्जैक्टली इसने यहाँ तक बराबर हाइट अटेन की, ठीक। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर नाउ एंगल्स ऑफ इन द राइट इंक्लाइंड प्लेन वायर चेंज्ड बट एवरी टाइम मार्बल कवर्ड लार्जर डिस्टेंसेस विद सेम हाइट्स। ये चीज़ आप याद रखना, ये चीज़ आप याद रखो। यहाँ पर मैंने एक और यहाँ पर इसके लिए इमेज बनाई है, ये इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहली कंडीशन ये थी, यहाँ से रिलीज़ किया था हमने, यहाँ से आके फिर यहाँ तक हो गया, ठीक है, S1 जो है। उसके बाद फिर ये वाला जो राइट, ये वाला है ना, दिस इज राइट इंक्लाइन प्लेन, दिस इज लेफ्ट वन, ठीक। अब यहाँ पर आप इनको अब आप इग्नोर कीजिए, ये वाली जैसे है ही नहीं यहाँ पर, ठीक। अब आप S2 की बात कीजिए। देखिए जब यहाँ से रिलीज होता है उसके बाद S2 के बाद यहाँ से ये चला जाता है, यानी जब हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस वाले एंगल में जो एंगल θ2 जो है ना, θ2 जो है यहाँ पर ये थोड़ी सी कम हो गई। सपोज अगर ये 50 था और इससे पहले एंगल जो एंगल θ1 जो है ये भी 50 था, लेकिन अब क्या किया, अब उन्होंने इस वाले एंगल में, इस वाले जो इंक्लाइन प्लेन में इसकी जो एंगल जो है उसको कम किया, सपोज 40 डिग्री, ठीक है ना, इसको 40 किया इसी तरह से। तो फिर क्या हुआ यहाँ पर, जब उन्होंने सपोज ये 50 था और ये 40 हो गया, लेकिन जब एक बार फिर से इस मार्बल को यहाँ से रिलीज़ किया गया तो ये यहाँ तक आ गया और फिर हाँ, तो देखिए यहाँ पर सपोज इस वक्त कितना है, ये 40 डिग्री है इस वक्त, ठीक, ये हमारा 50। तो अब देखिए जब उसको यहाँ से रिलीज़ किया गया तो S2 जो है इसकी अब हाइट, चूँकि डिस्टेंस अब इसकी ज़्यादा हो जाती है ना, क्योंकि जब एंगल थोड़ा सा कम हो गया जिसकी वजह से इसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हाइट ये एक बार फिर से ये मार्बल वही अटेन करता है। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगी। पहले आपने देखा ये हाइट और ये हाइट ये दोनों सेम थे, एंगल सेम थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब जब यहाँ पर एंगल जो है, ये मार्बल जो है इसको यहाँ पर 50 डिग्री एंगल पर छोड़ा गया, ठीक है, जो इसने 50 डिग्री बनाया था, लेकिन यहाँ से 40 डिग्री ही था। अब इस वक्त भी इसने यही हाइट अटेन की, लेकिन एंगल कौन सा था, 40 डिग्री। इसी तरह से ये एंगल्स जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता से कम हो गए, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, जब यहाँ पर यहाँ तक ये एंगल जो है, एंगल 4 जो है यहाँ पर, ये एंगल 4 जो है इसमें भी ये देखा गया, इसमें भी देखा गया कि यहाँ पर एक बार फिर से जब इसको यहाँ से रिलीज़ किया गया, इस वक्त ज़्यादा हाइट इसने अटेन की, सॉरी इस वक्त इसने ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ से कवर की, लेकिन हाइट एक बार वही फिर से वही थी, ठीक। ये चीज़ आप याद रखना। लेकिन यहाँ पर जो कि डिस्टेंस कम थी इस और इसके बीच में, लेकिन अब जब यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक बार फिर से ये ज़्यादा कवर करता है, लेकिन हाइट जो है एक बार फिर से इसी हिसाब से यहाँ पर, और ये सेम डिस्टेंस, ये सेम हाइट अटेन करते हैं। लेकिन अब जब हम लास्ट पे देखते हैं, ये सारे जो ये एंगल्स जो है इनको इग्नोर किया गया। सपोज ये जो वाला राइट वाला जो इंक्लाइन प्लेन था, ये वाला इंक्लाइन प्लेन जो था, ये वाला इंक्लाइन प्लेन, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से एक बार फिर से इसको रिलीज किया गया, लेकिन इस वक्त जो एंगल था वो 0 डिग्री था। क्या था वो, 0 डिग्री, ठीक है। या हम कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल सरफेस थी, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सरफेस थी। लेकिन यहाँ पर गैलीलियो ने बोला ये कि जब हम इसको यहाँ से रिलीज़ करते हैं तो ये यहाँ से रिलीज़ होता है, यहाँ पर पहुँचता है, उसके बाद ये कंटिन्यूसली यहाँ पे मूव करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। गैलीलियो का मानना है कि ये कंटिन्यूसली ये यहाँ तक ये कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, ये हमेशा के लिए ये मूव करता रहेगा। अगर ये कंटिन्यूसली ये मूव नहीं, ये हम देखते हैं कि जब ये कंटिन्यूसली फॉर एवर के लिए ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। तो अब हम यहाँ पर फाइनली देखेंगे कि जब हम एक ऐसी कंडीशंस, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि ऐसी कंडीशंस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम जो फ्रिक्शनलेस कोई भी चीज़ हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा। और इसके अलावा ये जिसकी यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो इसको अच्छे से, या मतलब हम कहेंगे कि इस प्रैक्टिकल को, या हम इस जो गैलीलियो की जो ऑब्जर्वेशंस थी उनको यहाँ पर, उनकी ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर खरे उतरने नहीं देता है। क्यों?
क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि एक तो फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और इसके अलावा एयर रेजिस्टेंस हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को बराबर जो है, ये हाइट जो है ना हाइट अटेन करने देता है, या इसी तरह से यहाँ पर इस बॉल को या इस मार्बल को कंटिन्यूसली मूवमेंट करने नहीं देता है। तो इस हिसाब से फिर क्या हुआ, फिर मैंने यहाँ पे लिखा, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इफ़ राइट साइड प्लेन वायर मेड हॉरिजेंटल द मार्बल वुड कंटिन्यू टू रोल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट फॉर विच इट वॉज रिलीज्ड। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर इसको ऐसे ही छोड़ा गया, इसको ऐसे ही यहाँ पर रहने दिया जाए, ये मार्बल जो ये कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा और ये हमेशा कोशिश करेगा मुझे यही हाइट अटेन करने के लिए, इसको हमेशा ये कोशिश करेगा, हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक, और इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे ये एक और स्लाइड में मेंशन किया है, ओनली कंडीशन विद रिगार्ड टू गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट टू बी सक्सेसफुल इज दैट अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द मार्बल इज 0। हालांकि जहाँ पर जो है एक ही कंडीशन जो इस गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को चाहिए था सक्सेसफुल होने में, या हम कहेंगे कि ये इन कंडीशंस को वाकई कहीं जगह प्रूव करने के लिए वो ये थी कि वहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स जो है मार्बल पर वो 0 होने चाहिए, हालांकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद फिर गैलीलियो ने क्या कंक्लूड किया वो हम अभी देखेंगे, लेकिन पहले आप एक चीज़ और देखिए यहाँ पर कि जब हम यहाँ पर गैलीलियो ने फाइनली कंक्लूड किया कि कोई भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स जो है ये क्या होता है, ये इट्स रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द मोशन। ठीक है, कोई भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स हमें उसकी ज़रूरत है यहाँ पर कि कोई किसी चीज़ को उसकी मोशन इनिशिएट करे, यानी रेस्ट से मतलब मोशन में लाए उसको, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसा अनबैलेंस्ड नेट फोर्स हमें उसकी ज़रूरत नहीं है जो इस ऑब्जेक्ट को फिर यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यूसली रखे, यानी कि हमेशा चलने के लिए फिर हमें वहाँ पर उसके लिए अनबैलेंस्ड नेट फोर्स की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप याद रखना कि गैलीलियो ने क्या लास्ट में इन्फर किया, यानी उन्होंने क्या कंक्लूड किया। तो अब हम फाइनली देखते हैं कि जब हम इस एक्सपेरिमेंट के फाइनल पे आ जाते हैं तो वहाँ पर हमें सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है कि जो हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, तो वो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली ही है। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि न्यूटन ने फिर वहाँ पर उसको एक लॉ की शक्ल दी, लेकिन वो जब हम गैलीलियो की तरफ देखते हैं उन्होंने जस्ट उसको अपना एक ऑब्जर्वेशन रखी, अपना कंक्लूजन रखा उन्होंने ये, हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई वहाँ पर ये कोई लॉ वहाँ पर इसके लिए नहीं दिया। तो हम बताएंगे यहाँ पर, तो उन्होंने गैलीलियो ने फाइनली क्या बताया, गैलीलियो का कंक्लूजन क्या था, इट्स द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यानी कि यही इनर्शिया बेसिकली है, यानी कोई भी चीज़, क्योंकि हमें इनर्शिया फिर से भी पढ़ना है वहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे हम, यानी कि कोई भी चीज़ जब हम देखेंगे कि वो एक उसकी टेंडेंसी होती है, वो चाहता है कि वो हमेशा अपोज करे, चाहे वो रेस्ट में हो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, वो मोशन में हो वो मोशन में ही रहना चाहता है। यानी जब हम उन कंडीशंस को, फ्रिक्शन को या बाकी चीज़ों को हम उनको आउट करें, उनको रूल आउट करें, तो तभी ये कंडीशंस ऐसी पॉसिबल होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट जो था ये किस हिसाब से फिर उन्होंने जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको यहाँ पर इस्तेमाल करने में अपना अहम रोल अदा किया। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे अब आज ये जो प्रैक्टिकल है या जो ये जो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट जो है, ये वैसे ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि बहुत ही आसान है, आपको समझ में आया होगा ये। तो इंशाल्लाह हम कल इसके बाद फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो आज बस इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।